टेक्नोलॉजिकली और इम्प्रूव किया था 1960s के डिकेड में। अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में उसने डिफरेंट चीजों को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, इन सारी चीजों को उसने अपनी फार्मिंग टेक्निक्स में इंट्रोड्यूस करके अपनी फार्म यील्ड, फार्म प्रोड्यूस को बहुत अच्छे लेवल तक इम्प्रूव किया। और हमने खासकर फूड क्रॉप जैसे कि व्हीट, राइस, इस मामले में एक सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग बन पाए। जो हम पहले इंपोर्ट पे रिलाय करते थे, उस चीज को हम खत्म कर पाए। 1960s के डिकेड में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के तहत हमने ये सारी टेक्नोलॉजी को अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया, राइट। आज के अगर दौर की बात करें तो अब हमारी जरूरतें अलग हैं। अब हर एक फील्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, नेचर से जुड़ी हुई चीजों पर, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। सेम बात यूएन यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल्स में भी कही गई है। तो इंडिया में भी एग्रीकल्चर में ग्रीन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, चाहे उसमें फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो, चाहे इरिगेशन की जो ऑलरेडी प्रेवलेंट टेक्निक है, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर को पंप के थ्रू यूज करना या कैनाल्स का यूज करना, इन सब को अलग अलग ग्रीन प्रैक्टिसेस से रिप्लेस किया जा रहा है। और नई जो टेक्नोलॉजी, नई जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट, या नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ये कुछ ऐसी फार्म प्रैक्टिसेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रीन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए यूज की जा रही है। तो आपको आइडिएशन में स्कैम्पर टूल का यूज करना है। स्कैम्पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी दोबारा। अब आपको स्कैम्पर का यूज करके बताना है कि हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम किसी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं, अडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं। इस टूल की हेल्प से आपको आइडिएट करना समझ में आ गया, ठीक है। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, जो भी आपको समझ में आता है, जिस तरीके से आप अपने थॉट रखना चाहो, राइट। आपको अगर लगता है कि जो ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी कंट्री के लिए नेसेसरी नहीं है, आप इसके नेगेटिव में भी बोलना चाहो, वो भी एक्सेप्टेबल है। सब जिस तरह का भी आप आइडिएट करना चाहते हो, आप कोई वॉलंटियर करिए, आगे आइए और अपने थॉट्स प्रेजेंट करिए। बेटर आप समराइज कर लें अपने थॉट्स को कहीं लिख के, और फिर उसके बाद आप। माय नेम इज नितिन कुमार शर्मा। I am here to talk about organic farming and how we replace the traditional with organic farming and what's the need of that. So first of all, सर ने हमें पहले बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसमें हम यूज़ नहीं करते पेस्टिसाइड का, इंसेक्ट्स का और टिपिकल केमिकल्स का। हम अपने क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का। पहले तो नहीं होता था यूज़ ऐसे। इन 1960s जब हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन कम होता था और जो पूरा इंडिया है वो फूड शॉर्टेज से गुजर रहा था, तो हमारे बीच आए स्वामी विश्वनाथन कोई थे जो 1916 में आए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन रिवोल्यूशन का। उसमें हम क्या यूज़ करते थे, उसमें हम यूज़ करते थे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, अपनी यील्ड्स को बढ़ाने के लिए और फूड शॉर्टेज को दूर करने के लिए, जिसके वजह से हमें फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना हो और सारे लोगों को फूड्स मिल सके। तो हमने क्या किया, यूज़ किया हमने पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का और लार्ज मशीन्स का यूज़ किया, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया और भी कई सारी चीज़ों का यूज़ किया जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। बट वो उस समय के लिए तो ठीक था, बट अब आने वाले समय के लिए जैसे उसको हो गए 50-60 साल हो चुके हैं, अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी खासी लेवल पर होती है। तो हमें उसको लिमिट करना चाहिए कि एक सर्टेन लिमिट, क्योंकि उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू गिर रही है, हमारा ग्राउंड लेवल डिप्लीट हो रहा है और भी कई सारे प्रॉब्लम हो रही हैं, कार्सिनोजेनिक हो रहा है, कैंसर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ केमिकल्स का ना यूज़ करके हम वो नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ करें, जो भी है उसको पोजीशन उसको हम सेपरेट कर सकते हैं अपनी बात में, जिसकी वजह से केमिकल्स का यूज़ कम करें। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इरीगेशन मैनेज। गाँव में सबने देखा है कि लार्ज ट्यूबवेल्स यूज़ होते हैं और इतनी सारी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रही है उसकी वजह से। पंजाब का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है,
ग्राउंड वाटर यूज बहुत हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक सेकंड क्रॉप पे वो ज़्यादा फोकस है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है यूपी साइड लोग सबसे ज़्यादा राइस पे डिपेंडेड है, व्हीट पे डिपेंडेड है और शुगर केन पे डिपेंडेड है। इससे क्या होता है ना कि जो ग्राउंड का जो क्या कहते हैं बंजर होने लगती है ज़मीन धीरे धीरे, क्योंकि एक ही क्रॉप उसमें हर बार 6-6 महीने में रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए क्या है क्रॉप रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि अरहर सबने सुना होगा कि हम अरहर लगाते हैं, हर 4 साल में दाल लगाते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो रिप्लीट हो जाए ग्राउंड के अंदर। तो अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं लोग, एमएसपी की वजह से गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम होती है, सब मिनिमम प्राइस मिलती है, तो उसके वजह से लोग एक ही क्रॉप लगाए जा रहे हैं और ग्राउंड जो है डिप्लीट होता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि बाकी क्रॉप्स में भी कुछ करे, कि लोगों को अवेयर करे कि बाकी क्रॉप्स भी लगाओ। अब ऐसे गन्ना गेहूँ और बीट लगाने से नहीं होगा, और भी चीज़ें लगाए। जैसे पहले बाजरा होता था, जौ होता था, उसकी तो खेती भी नहीं होती। तो गवर्नमेंट को इनिशलाइज करना चाहिए कि इसमें जैसे कि अभी गवर्नमेंट सिक्किम जो है फर्स्ट स्टेज बनाया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज हो रहा है, कोई केमिकल्स नहीं यूज हो रहे हैं। वहाँ क्यों हो पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशलाइज। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो चीज़ें अभी फैल रही हैं, जो डिजीजेज अभी फैल रही हैं क्रॉप्स या फिर जो कम रिसोर्सेज है उसको कैसे हम लोग यूज़ करें ताकि डिजीजेज को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। तो मेरा यहाँ पे ये मोटिव है कि मैं अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करना चाहूँगा और कैसे लार्ज स्केल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ाया जा सकता है। तो पहला मेरा ये कहना है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है, गर्मी हवा आती है या फिर पानी आती है, धूल मिट्टी के कारण क्रॉप खराब हो जाती है या फिर क्रॉप वहाँ से हट जाती है। दूसरा है कि अगर वहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें भी इफेक्ट पड़ेगी या फिर उसके नेबरिंग क्रॉप्स भी इफेक्ट पड़ेगी। तो मेरा इसमें एक सोल्यूशन है और मैंने इसमें रिसर्च भी किया था कि जो भी क्रॉप्स जैसे सॉइल इरोजन होता है तो उसको रोके कैसे। कोई भी मेन क्रॉप्स है उसके बगल में उसके नेबरिंग क्रॉप्स को लगाया जाए ताकि एक पकड़ बैठे, और पकड़ होने के कारण वहाँ की सॉइल इरोजन कम हो। तो ये एक पर्सपेक्टिव अगर और भी जगह पे फॉलो किया जाए तो सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। और जनरली है कि वहाँ पे अगर वाटर की कमी होती है, यहाँ पे विंड इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं, एयर इरोजन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें जो मिट्टी होनी चाहिए वो थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि हम लोग सॉइल इरोजन इससे कम कर पाए। दूसरा है कि केमिकल्स वगैरह को कम यूज करके हम लोग कैसे पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। सबसे मजबूत इलाज उसका है नीम ऑयल। जो नीम ऑयल है वो सबसे बेसिक पेस्टिसाइड को हम लोग एज अ पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में कई जगहों पे इसको यूज भी किया जाता है, लेकिन उसे मैनुअली यूज किया जाता है। मेरा कहना यह है कि अगर क्यों ना हमें उसे अगर एक पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर अगर हर जगह लगा दें, अगर थोड़ा लार्ज स्केल में हर फार्म में अगर पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर अगर लगाएं तो वहाँ पे कॉस्ट भी बचेगा और मैनुअल वर्किंग भी घट जाएगी। तो ये तो रहा पेस्टिसाइड का बात। दूसरा बचता है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी। तो लास्ट टाइम मैंने एक अपने प्रेजेंटेशन में उसको डिस्कस किया था स्मार्ट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, कि अगर हम लोग बैम्बू शार्क का यूज करें जो रेन वाटर को कलेक्ट करें, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दूसरा काम है। लेकिन अगर ये तरीका को यूज करें तो हमारा प्योर वाटर भी रहेगा और हम लोग ज़्यादा इरिगेशन उसमें कर पाएंगे। ड्रिप इरिगेशन एज जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है कि मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि अगर हम एक कैमरा लगाएं जिसमें हम एक सेंसर लगाएं कि हमारा उसके बीमारी या फिर उसको मॉनिटर करें। मेरा कहना ये है कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे क्रॉप का डे टू डे लाइफ में उसको मॉनिटर किया जाए कि वो कैसा उसका ग्रोथ है और कैसा वो डिक्रीज या फिर उसका डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है या फिर उसका इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग उस पर वर्क ऑन करें। अगर वो क्रॉप बीमारी से पीड़ित है तो हमें उस क्रॉप को हटाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक क्रॉप अगर पीड़ित होगा तो सारे क्रॉप खराब करेगा। तो इसको लेके अगर हम मॉनिटर करें तो हम लार्ज स्केल पर क्रॉप हटा सकते हैं और डिजीज होने से भी बचा सकते हैं। तो मेरा यही तक था। थैंक यू। My name is Shivang and I'm here to discuss about organic farming with overall summary. So firstly, what is organic farming?
and how it is different from inorganic farming. So in organic farming हम यूज करते हैं जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे नीम के पत्ते या फिर काउ डंग एज अ फर्टिलाइजर, जबकि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर जैसे डीएनपी और अदर जो पेस्टिसाइड्स आते हैं। एंड नाउ अब हम इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बिफोर ब्रिटिश पीरियड हमारा जो इंडिया था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता था, लेकिन जब ब्रिटिश आया तो ब्रेड की डिमांड बढ़ी जिसकी वजह से व्हीट की डिमांड बढ़ी और उसकी वजह से जो व्हीट की डिमांड की वजह से जो व्हीट का प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया व्हीट को ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें इनऑर्गेनिक चीज़ों का हेल्प लेना पड़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन आया इनऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है और गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया इनऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ते हुए। लाइक अभी के समय में बताएं तो अराउंड 1.5 लाख करोड़ सब्सिडीज देता है गवर्नमेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, जबकि ओनली 50,000 पर हेक्टेयर वो देता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नाउ ये इतना टफ क्यों है इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और फार्मर्स क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है और कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, जिसके लिए 2 सर्टिफिकेशन होते हैं। पहला NPOP जो एक नेशनल लेवल पे पूरा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक चीज़ों को, और दूसरा PGS जो एक दूसरा दूसरे फार्मर को सर्टिफाई करता है। तो उसमें जो उनकी कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंटल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाने के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्ट आती है, इसलिए इनऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा टफ है। और तो और इंडिया पॉवर्टी लाइन में रहा है पहले, तो लोग महंगा सामान खरीदने की जगह इनऑर्गेनिक चीज़ों को खरीदा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से जो फार्मर है वो अपना ऑर्गेनिक चीज़ों को और ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा और डिक्लाइन हो रही है। अब इसके लिए मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हेल्प कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, तो इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे बिजनेसेस जैसे कि बिग बास्केट और नेचर्स बास्केट बाय गोदरेज। तो ये लोग अराउंड 13,000 to 18,000 फार्मर्स की हेल्प लेकर अलग अलग स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक लाइक दिस बिग बास्केट का आप अगर ऐप ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, तो उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जहाँ पे वो अपने ऑर्गेनिक चीज़ों को बेचते हैं और वो खुद उनको ग्रो करवाते हैं फार्मर की हेल्प से। लाइक शिवांश ने जैसे बताया था अभी कि सिक्किम हमारा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। थैंक यू। Farmers and agriculture is the backbone of any country, and for India, it is the backbone of our country. They produce crops which everyone eats. Without farmers, no country can survive. So, what is the mode of farming? How can we do it best? Immediately, we can see that after some times, our soil loses its fertility because of excessive use of pesticides and many more things. To reduce this, we can use compost, biogases such as cow dungs, and using the flowers which we throw, we can collect them and put in our soils. They can increase the fertility of our soil. They can also use different types of irrigation system. As we use borewells to irrigate our crops. So the better way is to do drip irrigation. Drip irrigation involves less use of water. In this, farmers in our field there were different types of holes which throws water in different directions and follows the organic farming. So the first one is Bhutan. In 2016,
Bhutan becomes the first 100% organic farming country. So how does they do it? They take the help of government, visualizes some schemes, and try maintain their disruption. After that, they bans the insecticides and pesticides in their farming. They started using things that are naturals. In India, in our states such as Sikkim becomes the first country for 100% state. Sikkim becomes the first state of India to become 100% organic farming country in 2016. पानी का क्या होता है कि हम लोग का सॉइल बचा रहता है। कन्वेंशनल फार्मिंग में हमारी सॉइल जल्दी खराब होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। कन्वेंशनल फार्मिंग की वजह से हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, उसमें केमिकल मिलने की वजह से। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे एनिमल्स भी ज़्यादा सही रहते हैं क्योंकि उनको नेचुरली फेड किया जाता है, वेयरएज ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें एनिमल वेलफेयर भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बस एक डिसएडवांटेज ये है कि कन्वेंशनल फार्मिंग में ज़्यादा क्रॉप यील्ड होती है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप्स जल्दी खराब हो सकती हैं और इसकी यील्डिंग भी कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है वो समवेयर हायर होता है कन्वेंशनल फार्मिंग से। तो यही हमारा मेन डिफरेंस था ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग के बीच में। तो एंड कंक्लूजन यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ये सॉइल फर्टिलिटी पे फोकस करती है, हेल्थ पे फोकस करती है, बट समवेयर इसका डिसएडवांटेजेस भी होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, जैसे प्रिजर्वेटिव यूज ना होने की वजह से जल्दी खराब हो सकती है और इसकी यील्डिंग भी लो होती है। तो एंड कंक्लूजन यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा स्लोअर है बट समवेयर हेल्दियर है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा इंस्टेंट नूडल्स की तरह है, जल्दी बन जाता है बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। थैंक यू। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो डिजीजेज अभी फैल रहे हैं, जो डिजीजेज अभी फैल रहे हैं क्रॉप्स या फिर जो कम रिसोर्सेज है उसको कैसे हम लोग यूज़ करें ताकि डिजीजेज को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। तो मेरा यहाँ पे ये मोटिव है कि मैं अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करना चाहूँगा और कैसे लार्ज स्केल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ाया जा सकता है। तो पहला मेरा ये कहना है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है, गर्मी हवा आती है या फिर पानी आती है, जो धूल मिट्टी के कारण क्रॉप खराब हो जाती है या फिर क्रॉप वहाँ से हट जाती है। दूसरा है कि अगर वहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगी या फिर उसके नेबरिंग क्रॉप्स पर भी इफेक्ट पड़ेगी। तो मेरा इसमें एक सोल्यूशन है और मैंने इसमें रिसर्च भी किया था कि जो भी क्रॉप्स जैसे सॉइल इरोजन होता है तो उसको रोके कैसे। कोई भी मेन क्रॉप्स है उसके बगल में उसके नेबरिंग क्रॉप्स को लगाया जाए ताकि एक पकड़ बैठे और पकड़ होने के कारण वहाँ की सॉइल इरोजन कम हो। तो ये पर्सपेक्टिव अगर और भी जगह पे फॉलो किया जाए तो सॉइल इरोजन को हम लोग रोक सकते हैं। और जनरली है कि वहाँ पे अगर वाटर की कमी होती है, वहाँ पे विंड इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर एयर इरोजन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें जो मिट्टी होनी चाहिए वो थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि हम लोग सॉइल इरोजन इससे कम कर पाए। दूसरा है कि केमिकल्स वगैरह को कम यूज़ करके हम लोग कैसे पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। सबसे मजबूत इलाज उसका है नीम ऑयल। जो नीम ऑयल है वो सबसे बेसिक पेस्टिसाइड को हम लोग एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में कई जगहों पे इसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन उसे मैनुअली यूज़ किया जाता है। मेरा कहना यह है कि अगर क्यों ना हमें उसे अगर एक पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर अगर हर जगह लगा के अगर थोड़ा लार्ज स्केल में हर फार्म में अगर पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर अगर लगाएं तो वहाँ पे कॉस्ट भी बचेगा और मैनुअल वर्किंग भी घट जाएगी। तो ये तो रहा पेस्टिसाइड का बात। दूसरा बचता है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी। तो लास्ट टाइम मैंने एक अपने प्रेजेंटेशन में उसको डिस्कस किया था स्मार्ट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में कि अगर हम लोग बैम्बू शार्क का यूज़ करें जो रेन वाटर को कलेक्ट करें या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दूसरा काम करें, लेकिन अगर ये तरीका को यूज़ करें तो हमारा प्योर वाटर भी रहेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन उस पर कर पाएंगे। ड्रिप इरीगेशन एज तो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा है कि मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि अगर हम एक कैमरा लगाएं जिसमें हम
क्रॉप का डे टू डे लाइफ में उसको मॉनिटर किया जाए कि वो कैसा उसका ग्रोथ है और कैसा वो डिक्रीज या फिर उसका डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है या फिर उसका इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग उस पर वर्क ऑन करें। अगर वो क्रॉप बीमारी से पीड़ित है तो हमें उस क्रॉप को हटाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक क्रॉप अगर पीड़ित होगा तो सारे क्रॉप खराब करेगा। तो इसको लेके अगर हम मॉनिटर करें तो हम लार्ज स्केल पर क्रॉप बता सकते हैं और डिजीज छोटे से बता सकते हैं। तो मेरा यही तक था। थैंक यू। होती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते पेस्टिसाइड का, इंसेक्ट्स का और टिपिकल केमिकल्स का। हम अपने क्रॉप की ईल्ड्स को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का। पहले तो नहीं होता था यूज़ ऐसे। इन 1960s जब हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन कम होता था और जो पूरा इंडिया है वो फूड शॉर्टेज से गुजर रहा था, तो हमारे बीच आए स्वामी विश्वनाथन कोई थे जो 1916 में आए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन रिवोल्यूशन का। उसमें हम क्या यूज़ करते थे, उसमें हम यूज़ करते थे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का अपनी ईल्ड्स को बढ़ाने के लिए और फूड शॉर्टेज को दूर करने के लिए, जिसके वजह से हमें फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना हो और सारे लोगों को फूड्स मिल सके। तो हमने क्या किया, यूज़ किया हमने पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का और लार्ज मशीन्स का यूज़ किया, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया और भी कई सारे चीज़ों का यूज़ किया जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। बट वो उस समय के लिए तो ठीक था, बट अब आने वाले समय के लिए जैसे उसको हो गए 50-60 साल हो चुके हैं, अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी खासी लेवल पर होती है, तो हमें उसको लिमिट करना चाहिए कि एक सर्टन लिमिट, क्योंकि उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू गिर रही है, हमारा ब्लड लेवल डिप्लीट हो रहा है और भी कई सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, कार्सिनोजेनिक हो रहा है, कैंसर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ केमिकल्स का ना यूज़ करके हम वो नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ करें। फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे हमें रिप्लेस करना चाहिए ट्रेडिशनल से। अब हालांकि ये बहुत बड़ा देश है अपना, 28 स्टेट है इसमें, बस धीरे धीरे होगा। सिक्किम हुआ है, अब धीरे धीरे करके फूड के डिपेंडेंट हिसाब से और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के हिसाब से धीरे धीरे हमें शिफ्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक की तरफ, या फिर कुछ पार्ट ऑर्गेनिक करें या तो कुछ पार्ट हम उसमें ट्रेडिशनल करें, कि ट्रेडिशनल से हमारा फूड शॉर्टेज की दिक्कत ना हो, ऑर्गेनिक से हमारे लैंड भी जो है वो भी सिक्योर रहे। थैंक यू। Hello everyone, my name is Sabhavi Rai. The topic is what is organic farming. So basically organic farming is prioritizing the natural process rather than using the chemical pesticide or insecticide. So organic farming हमारी ये होती है कि हम लोग केमिकल यूज करने के बजाय नेचुरल प्रोसेस से कैसे अपनी क्रॉप्स को ज़्यादा अच्छा करें, जो कि हेल्दियर हो और ज़्यादा यूज हो और हेल्थ इफेक्टिव हो हम लोग के लिए। हम हेल्दी रहें, क्रॉप्स हेल्दी बने, ऑर्गेनिक बने। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है केमिकल्स की जगह। कन्वेंशनल फार्मिंग हमारी सही तो होती है बट उसमें काफ़ी कमियां भी होती हैं, जैसे कि इसमें केमिकल का यूज़ होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। बेनिफिट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये होते हैं कि ये हेल्थियर होता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे सॉइल हमारी सही रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल फर्टिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, सॉइल सही रहती है, हमारे क्रॉप सही बनते हैं। बट इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव यूज़ ना करने की वजह से ऑर्गेनिक फार्म ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। इसको हम लोग और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें My name is Aryan Ram. Today I am present over here to represent on the topic what is the need of organic farming. So we have seen that many people come over here and discuss about what is the need of organic farming. But today I am going to discuss that how Israel and India is going to change the world through their research. Recently we have seen the Pahalgam attack in Kashmir. After that event, we have all seen that India and Israel have signed an MOU, according to which they are going to plant 2 acres of land in Pahalgam for organic farming, where they will be using genetically changed crops which has been used in Israel. We know that Israel is a barren land which has been changed to a cultivable land over the past year. We know that Israel जो था पहले सफिशिएंट नहीं था और एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता था अपने फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए और टू फीड इट्स
population. But now with the genetic changes in some of the crops, including majorly the wheat, it has come through many changes and changed the whole world by securing its food availability in the country. So with the help of Israel, India is also going to establish this technology in India, and this is not only going to change the organic farming, but strategically it is very important because My name is Sivan, and I'm here to discuss about organic farming with overall summary. So firstly, what is organic farming and how it is different from inorganic farming? So in organic farming हम यूज करते हैं जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे नीम के पत्ते या फिर काउ डंग एज अ फर्टिलाइजर, जबकि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स जैसे डीएनपी और अदर जो पेस्टिसाइड्स आते हैं। And now अब हम इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बिफोर ब्रिटिश पीरियड हमारा जो इंडिया था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता था, लेकिन जब ब्रिटिश आया तो ब्रेड की डिमांड बढ़ी जिसकी वजह से व्हीट की डिमांड बढ़ी और उसकी वजह से जो व्हीट की डिमांड की वजह से जो व्हीट का प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया व्हीट को ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें इनऑर्गेनिक चीज़ों का हेल्प लेना पड़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन आया इनऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है और गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया इनऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ते हुए। लाइक अभी के समय में बताएं तो अराउंड 1.5 लाख करोड़ सब्सिडीज देता है गवर्नमेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, जबकि ओनली 50,000 पर हेक्टेयर वो देता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नाउ ये इतना टफ क्यों है इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और फार्मर्स क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है और कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, जिसके 2 सर्टिफिकेशन होते हैं। पहला NPOP जो एक नेशनल लेवल पे पूरा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक चीज़ों को, और दूसरा PGS जो एक दूसरा दूसरे फार्मर को सर्टिफाई करता है। तो उसमें जो उनकी कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंटल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाने के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्ट आती है, इसलिए इनऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा टफ है। और तो और इंडिया पॉवर्टी लाइन में रहा है पहले, तो लोग महंगा सामान खरीदने नहीं लगा, इनऑर्गेनिक चीज़ों को खरीदा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से जो फार्मर है वो अपना ऑर्गेनिक चीज़ों को और ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा और डिक्लाइन हो रही है। अब इसके लिए मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हेल्प कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे बिजनेसेस जैसे कि बिग बास्केट और नेचर्स बास्केट बाय गोदरेज। तो ये लोग अराउंड 13,000 to 18,000 फार्मर्स की हेल्प लेकर अलग अलग स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक लाइक बिग बास्केट का आप अगर ऐप ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जहाँ पे वो अपने ऑर्गेनिक चीज़ों को बेचते हैं और वो खुद उनको ग्रो करवाते हैं फार्मर की हेल्प से। लाइक शिवांश ने जैसे बताया था अभी कि सिक्किम हमारा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। थैंक यू।